अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं विशाल शाकिर। आपकी ढेर सारी फरमाइश के ऊपर आज हम एक डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। द स्पेसिफिक टूल्स रिक्वायर्ड इन द ट्रायल एडवोकेसी स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन इन चीफ, एंड आई बिलीव दैट देयर इज़ नो बेटर पर्सन अदर देन मियाँ साहब टू कमेंट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास और देखते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ है क्या और करते किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, डिफरेंट फॉर्मेट है, आज हम बैठे नहीं हैं, अपने ऑडियंस के लिए खड़े हैं ताकि डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि एग्जामिनेशन चीफ होती क्या है, करते कैसे हैं, कानून कौन सा डील करता है और आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है इसके ऊपर। ओके, अच्छा विशाल, जिस तरह हम लोग एविडेंस पे ऑलरेडी एक सीरीज कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह लोगों के आए कि एग्जामिनेशन चीफ कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, री एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो इनको हम 3 वीडियोस के अंदर डायसेक्ट करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टू मेक दिस वीडियो, मैंने बहुत सारी जो ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल हैं उनको देखा, बिकॉज कोर्ट के अंदर तो हम देखते हैं, तो आई वांटेड टू सी कि किस किस्म का मटेरियल अवेलेबल है टू अंडरस्टैंड कि वाकई लोगों को सही तरीके से गाइडेंस भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो उनको देखने के बाद आई डिवाइज दिस लेक्चर इन सच अ वे दैट एज इफ वी आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और डिमॉन्स्ट्रेट करें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। The most important thing is that you guys get to know what is I would rather say examination of witnesses. Yes. चूंकि हम पहले एग्जामिनेशन चीफ को लेकर चलेंगे तो आपके लिए जरूरी है कि आपको पता ये होना चाहिए कि रेलेवेंट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जामिनेशन चीफ। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, 4 आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 130 जो आपको बताता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। एविडेंस एक्ट या कानून शहादत में आर्टिकल 130 आपको बताता है कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका री एग्जामिनेशन होता है। और या आपका जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, फिर इन केस ऑफ दीवानी वकालत इट्स सीपीसी, और इन केस ऑफ क्रिमिनल वकालत इट्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो कैसे इन चीजों को रेगुलेट करता है। और अगर उसके अंदर कोई मैकेनिज्म प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। सो आर्टिकल 130 का आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बिल्कुल भी आर्टिकल 131 पे नहीं लेके जाऊंगा, आपके पास आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 133 क्या कहता है। 133 आपको ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बताता है कि हमेशा सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा बाय द एडवर्स पार्टी, एंड देन द पर्सन हु कॉल्ड द विटनेस वो री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। सो जब आप आर्टिकल 130 को पढ़ेंगे तो उसके साथ आपको जरूरी है आपने आर्टिकल 133 को पढ़ना है, और उसके बाद आप जाएंगे डायरेक्टली आर्टिकल 132 के ऊपर, जिसके अंदर मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन बताए हुए हैं। अक्सर आप स्टूडेंट्स वगैरह से जब पूछते हैं, यानी जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं अक्सर सवाल उनसे करता हूं कि व्हाट इज एग्जामिनेशन इन चीफ। ठक करता उनका जवाब आता है, prosecution witnesses when appear in a court of law for the examination, that is examination chief. That is totally wrong. A party who calls the witness when records the statement of that witness is called examination in chief. Be that may it's the prosecution or the defense, be that it may it's the plaintiff or the defendant. So a party who is calling a witness or recording their statement under oath before a court of law is examination chief, and the party who is adversary to that witness is, when they are asking the questions, that is cross examination. Be that it may it's the prosecution or the accused side or the plaintiff side or the defendant side. So adverse party जब आपको करती है तो इसका right answer हमेशा ही होता है examination chief का, a party who calls the witness when records the statement of a witness in a court of law on oath is called examination chief. Acha, article 130, then I took you to the article 133, then I brought you to the article 132, then I will take you to the article 131. 131 ये कहता है कि अगर कोई
एविडेंस अदालत के अंदर दी जा रही है, उसकी एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंस जो है, दैट इज द जज हु नीड्स टू डिसाइड दैट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे नहीं होता यू गो इन अ कोर्ट, वो अगली आगे जाके आपको मैं बताऊंगा क्या होता है, बट इट इज द जज हु डिसाइड द एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंस ऑफ दैट एविडेंस. सो ये 4 आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए. सिंस वी आर अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ फौजदारी वकालत, सो मैं आपको वहां पे बताऊं कि नॉर्मली हाउ इट प्रोसीड्स. मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ट्रायल कमेंस कैसे होता है, सबमिशन ऑफ चालान क्या होती है, प्रोसिक्यूशन का क्या रोल है इस सारे के अंदर. सो कंसिडर इट कि वो ऑलरेडी आप सारों को पता है, अदालत के अंदर चालान सबमिट हो गया है, कॉपियां तकसीम हो गई हैं और प्रोसिक्यूशन को एविडेंस के लिए तलब कर लिया गया कि आप अपनी एविडेंस प्रेजेंट कर. अच्छा, यहां पे एक चीज बहुत याद रखिएगा कि हमारे यहाँ चूंकि एडवर्सरी लीगल सिस्टम के अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट ऑल द केसेस. तो हर अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर्स उस केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए मौजूद होते हैं, बट जो पार्टीज होती हैं दे ऑल्सो एंगेज द प्राइवेट काउंसिल्स एज वेल टू कंडक्ट द केस. लेकिन मैं एग्जामिनेशन चीफ को, चूंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिस इसी तरह है कि प्रोसिक्यूटर्स ही पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स, और ज़ाब्ता है फौजदारी के मुताबिक ही इज द ड्राइवर ऑफ द प्रोसिक्यूशन. प्राइवेट काउंसिल इज ऑलवेज, just like I would rather say, is like a calendar who facilitates the driver to conduct or drive the car. So इसी तरह private counsel prosecution के अंदर are the facilitators to a prosecutor for the proper prosecution of a case. मैंने जो ट्रायल की वीडियो की थी उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबमिट हो जाती है तो उसके साथ कैलेंडर ऑफ विटनेसेस लगा होता है. ना कैलेंडर ऑफ विटनेसेस के बारे में आपको मैं यहां पे बताता हुआ चलूं कि हमारे यहां नॉर्मल ट्रायल्स के अंदर जो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस होता है उसके अंदर उन्होंने सेट ऑफ विटनेसेस बनाया होता है. फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास ऑकुलर अकाउंट एनी शाहिदीन जिन्होंने उस वकूए को देखा है वो 4 गवाहान है तो उनका एक सेट बना होगा. अगर कोई रिकवरी के गवाह है तो उनका एक सेट बना होगा. इसी तरह मेडिकल एविडेंस के अंदर डॉक्टर हो गया, एमएलसी जिसने कंडक्ट किया, उनका एक सेट बना होगा. ये हरगिज़ नहीं हो सकता और ना होना चाहिए कि आपने एक ऑकुलर अकाउंट का विटनेस रिकॉर्ड करवाया और उसके साथ एक डॉक्टर करवा दिया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. हाउ इट वर्क्स इज कि जिस तरह आपकी प्रोसिक्यूशन ने सेट बनाए हुए गवाहों के, उन्हीं सेटों के मुताबिक वो उनके एग्जामिनेशन चीफ करवाते हैं और इसी तरह उन्हीं सेट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पे ये देखने वाली है विशाल, कि आप गवाहों को अदालत में पेश क्यों करते हैं. दैट इज मोर टू elicit the truth from the witnesses to bring before the court of law regarding the subject matter which is in फौजदारी वकालत is a subject matter. किसी का मर्डर हुआ, किसी की चोरी हुई, किसी का डाका डला, किसी का कत्ल हुआ, किसी के साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ. So that is the subject matter. To prove the claim, to prove or to bring the evidence in a court of law, to bring the statement in a court of law, so that that elicit जो उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है that should come out of the court and that should be brought before the court. Since I told you कि many of the videos I have seen it, तो जो आप वेस्ट की वीडियोस उठाएंगे, most of them from the American jurisdiction or English jurisdiction, they are talking about the jury system. Yes. We don't have a jury system in Pakistan. So how things work is that the evidence which is going to be presented in a court of law, that is always and always going to be through the witnesses. Yes. So that is the most important thing, that to bring the case of the prosecution through the witnesses in a court of law. Having said that, always remember there are certain aims. और ये एम आपके दिमाग में, being a private counsel for the complainant or being the prosecutor of the case, ये एम्स आपके दिमाग में होनी चाहिए. सबसे पहला, to bring the evidence before a court of law. That is your first aim. Second is to bring the evidence in such a clear way, in such a persuasive way, in such a way that it would be easy for a court of law to understand what is the claim of the complainant and the witnesses. And the third aim
of a prosecution is to insulate the witnesses from the probable cross-examination by the adverse party. So that's what the bigger aim is. So when I say that these are the three aims by the prosecution in a court of law to bring their case, the question comes in my mind, Vishal, how you can achieve these aims. Yes. That's the most important thing. There are many techniques how to conduct examination, Chief. I will come to that later on. But the most important thing is how to achieve these aims. The first manner or mode to achieve such aim is the prosecutor or the complainant counsel first select the order of witnesses. That is very important. When I say order of witnesses, also relevant to the set of witnesses, but never present a witness who is vulnerable. Always and always present your, यानी जिसे कहते हैं ना, always start and end with those witnesses which are very solid. To compromise. Compromise. Let me be very clear with you, Vishal. It's a Pakistani legal system. और हमारे यहाँ गवाहों को पैट भी किया जाता है, गवाहों को प्लांट भी किया जाता है. और सबसे बड़ी बात, वो विगमोर ने कहा था ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है कि वो सच निकलना शुरू हो जाता है, आ जाता है आपके अंदर से. सो जो आपका सॉलिड विटनेस है, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ अ विटनेस एंड एंड विद द, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बट इन अ फौजदारी prosecution, first and last impression lasts its memory upon the judge that what actually happened when it started and how it ended. So the order of, जिसे कहते हैं ना कि witnesses कौन से आएंगे, select that order. Always present the solid ones. Second, select the kind of evidence which you want to brought on record from the witness. हमारे यहाँ when you look at the QSO, तो इसके अंदर आर्टिकल 71, इस पर मैं बहुत बात कर चुका हूं, दैट इज मोस्ट रेलेवेंट. ऑक्यूलर अकाउंट मस्ट बी डायरेक्ट, क्योंकि डिफरेंट किस्म की अदर विटनेसेस एंड दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ईदर corroborative इन नेचर और सर्कमस्टेंशियल इन नेचर. तो आपने ऑक्यूलर अकाउंट के विटनेसेस को corroborate करवाना है उन तमाम एविडेंसेस से जो सबसीक्वेंट गवाहान आएंगे, और उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीजें होनी चाहिए जो कि corroborate करती हों डायरेक्ट ऑक्यूलर अकाउंट के साथ और उसको सप्लीमेंट करती हों. सो ये एक प्रोसिक्यूटर का, एक कंप्लेनेंट काउंसिल का बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि मैंने इस गवाह से किस किस्म की एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेके आनी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू द एम्स जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. द थर्ड वन, फ्रेम योर क्वेश्चंस on the basis of 5 W's. Frame your questions on the basis of 5 W's. वो क्या? When, where, what, उसके बाद who. So ये तमाम के तमाम आपके 5 W's हैं. इनके ऊपर आपने अपने questions को frame करना है, because ये कैसे करना है वो टेक्निक अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता जाऊं, जितने भी गवाहान प्रोसिक्यूशन या प्राइवेट कंप्लेंट अदालत में पेश करती है, ये मेजॉरिटी इनफैक्ट ऑल ऑफ देम, उनके बयानात 161 के अंदर लिखे होते हैं. 161 के अंदर लिखे होते हैं. ये जरूरी नहीं है कि आपका जो गवाह है वो एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स के अंदर चीजों को नरेट करे. वो अगर आगे पीछे ऊपर नीचे जाए, डजंट रियली मैटर. ज्यादा बेहतर तो यही है कि वो उसी क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स के साथ उनको नरेट करता जाए अदालत के सामने. बट लेकिन अगर वो ऊपर नीचे हो जाए, दैट डज नॉट मीन ही इज अ वीक विटनेस और ही इज अ प्लांटेड विटनेस. सो इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि अगर वो फर्ज करें गवाह है, वो रिकवरी का भी गवाह है और वो उसके बाद क्या कहते हैं आई विटनेस भी है, तो अगर वो रिकवरी की प्रोसीडिंग को पहले एक्सप्लेन कर दे और आई विटनेस वाली तो उसको बाद में कर दे, डजंट रियली मैटर. सो ये वो डिफरेंट मोड्स हैं टू अचीव द मेन 3 एम्स. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एग्जामिनेशन चीफ की बात करते हैं, बहुत सारा प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स अवेलेबल है इस पॉइंट के ऊपर, बहुत सारा रिटन मटेरियल अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू से
आपके पास मर्फी ऑन एविडेंस की बुक है, वो आपको बताती है कि आप उसे क्या गाइडलाइन ले सकते हैं। फिर जस्टिस फजल करीम साहब ने जो लम्स के लिए मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से जो जजमेंट्स हैं वो उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई कि आपने किस तरह एग्जामिनेशन चीफ करवाना है। बट दुनिया के अंदर यूनिवर्सल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर आप अडॉप्ट करें तो ट्रस्ट मी, आई वुड से कि यू आर गोइंग टू बी द एक्सीलेंट प्रोसिक्यूटर, यू आर गोइंग टू बी द एक्सीलेंट जिसे कहते हैं ना कंप्लेनेंट काउंसिल। बट आई कैन रेस्ट एश्योर यू वन थिंग, यू वोंट बी embarrassed while conducting the examination chief. So उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप देखते हुए उनको अपने इन्फोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग आपसे अक्सर ये भी सवाल करेंगे जब आगे सब्सिक्वेंट सीरीज में आप जाएंगे कि सर हमें प्रोबेबल क्वेश्चन बताएं। याद रखिएगा, इट्स नॉट समथिंग यू आर डूइंग कि जी आपको फिक्स टेम्पलेट होना चाहिए। The lawyer's obsolescence starts the moment it believes that there are certain patterns and templates. Until and unless, being the complainant counsel, you don't have a full control and command upon your case, trust me, you shouldn't be doing the trial advocacy. It's not something that you got the FIR, you just drafted the petition, you went to the court and you started arguing. There is always and always a game in a trial. It's like a battle and a war where one fighter is trying to make a rear naked choke, the other was trying to, doing a knockout. But in all eventualities, the game and the war and the battle is from your techniques, is through your mind, is the way how you're conducting that. Physically, it's not allowed, but the most important thing is how you're using those tools. And trust me, if you think that after watching this videos, you will be the expert in, prosecution, you will be expert complainant counsel, you're wrong. This is a technique, or these are the kind of techniques which comes after practice. You won't get it by watching a video or reading through the books until unless you actually do it. So for that reason, it is necessary, because many of the lawyers putting their butt in the, in the chambers and not working how actually things work. What I'm doing in front of you can actually practically see by going to the court of law. The dilemma or unfortunate dilemma is that hamare yahan the trial is not being persuasively or aggressively conducted nowadays as it used to a couple of years ago. So for that reason, you need to move yourself, go to the actual courtroom. So I'm just trying to demonstrate. First of all, I'm going to demonstrate certain techniques how to conduct examination chief. For instance, Vishal standing in front of you is a witness in a case, and I either is the prosecutor or a complainant counsel. So, the things which I need to possess is I should and must have a full control of my case. I must know what are the facts, what are the loopholes, what are the most important insulations which I have to make in a witness to make the evidence more persuasive. So for that reason, there are many techniques in the world. The first one is a complainant counsel or a prosecutor will take the oath from a witness. And in Pakistan, we take oath in such a way that, Vishal Sahab, oath length. अल्फन बयान करता हूँ कि जो कहूँगा सच. So and so forth. That's how the oaths take place. Now, very important thing which you need to know. Universally, the best practices are 5 W's. Now, I'm going to ask that one of those 5 W's to Vishal. जी विशाल साहब, आपका नाम क्या है? विशाल अहमद शाकिर. क्या करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ. अच्छा, मैं खेती बाड़ी करता हूँ. अब याद रखिएगा, जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे, they are all in English. So we are in Pakistan. Evidence from the magisterial court to the court of sessions, जहाँ पर trials होते हैं, the evidence takes place in what language? In Urdu. But the steno of the judge drafts the complete evidence in English, and in magisterial courts they do it in English and Urdu both. But in session courts they draft in English. कोई embargo नहीं, उर्दू में भी हो सकता है. But that's the universal practice. जी क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ.
अच्छा, now what happened is the first question. जिस तरह मैं उस दिन जा रहा था, शाम के 7:30 बजे थे, 19 तारीख का वक्त हुआ था, तो मैंने देखा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी का गला दबाया हुआ था और उसको मारने की कोशिश कर रहा था. Now, the most important thing is that when you are conducting examination in chief, your witness should always be in your control. Witness should always be in your control. तो prosecutor हमेशा witness को single fact सवाल पूछेगा और आपका गवाह single fact जवाब देगा. आपने कभी भी अपने सवाल के अंदर मल्टीपल फैक्ट्स नहीं पूछने. एलिगेशंस हैं, उसके बाद जो आपकी जिसे कहते हैं जो विटनेसेस है, इन तमाम चीजों को आपने एविडेंस के अंदर लेके आना है. तो उसी तरह विशाल ने बताया जी, और जो कुछ बताया. सो द फर्स्ट टेक्निक टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क सिंगल फैक्ट क्वेश्चंस. अच्छा, दूसरी टेक्निक, गवाह को जब आपने तैयार करवाना है तो आपने उसके साथ साइन पोस्टिंग लाजमी करनी है. ये टेक्निक है, साइन पोस्टिंग है. विशाल ने जिस तरह बताया कि जी मैं जा रहा था और उन्होंने हमला कर दिया और मैं जख्मी हो गया, मैंने गवाह किया. अच्छा, ये सब कुछ वकूआ हो गया. उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, मुतलका पुलिस आ गई, FIR कट गई. अब मौके से इनका फोन निकला हुआ था, वहां मट्टी गिरी होगी, वहां 30 बोर का कोई खोल गिरा होगा, वहां कोई पैलेट्स गिरे होंगे, वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे इनके पार्च कपड़े जो है जो फटे हुए होंगे, वो उनकी रिकवरी मीमोस बनेगी. सो विशाल साहब आपके सामने एक्चुअल वकूए के गवाह भी हैं और रिकवरी मीमो के गवाह भी हैं. तो मैं जब विशाल को तैयार करूंगा तो जो मैं उसको सवाल करूंगा, जिसको साइन पोस्टिंग कहा जाता है या ट्रांजिशनल क्वेश्चन कहा जाता है, कि एक सेट ऑफ एविडेंस से दूसरे सेट ऑफ एविडेंस में ट्रांजिशन करने के लिए मैं सवाल करूंगा. जी विशाल साहब, जब पुलिस आ गई, अच्छा जब वहां पे वकूआ हो गया, आपको गोली लग गई, अचानक ऑपोजिट काउंसिल यहां पे मुझे कह सकता है, सर प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट काउंसिल लीडिंग क्वेश्चन पूछने लगा हुआ है, और कानून शहादत के मुताबिक, एविडेंस के मुताबिक, आप एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते. किसने कहा है? नहीं कर सकते. इट इज नॉट रिटन. इट इज नॉट रिटन. विद सर्टेन एक्सेप्शन यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चंस. कौन से? सबसे पहले, अगर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट ही ना करे, यू कैन लीड द वे यू वांट टू लीड अ विटनेस. I am a lawyer. I want to put my words into the mouth of a witness. Then I should be leading it, if not objected by the other party. So if the other counsel is very competent like Vishal, and he stops and says he is asking the leading question, then you need to ask or go to the Qanun Shahadat again, which says you, a prosecutor or the complainant counsel, can ask leading question in examination chief if those facts are introductory in nature. So the facts which are not disputed by the adverse party, the prosecutor or the complainant counsel can ask those questions. That's why, because he said those things. So I am saying what he said it. So those facts are introductory, admitted ones, already said ones. That's a complainant counsel can use that technique. They can ask leading questions. Okay. So I will be asking the transition question. There is another technique, which is when I used to teach at a university back in 2013 and onwards till 2022. मैंने बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग्स करवाई और ये मैं उनको टेक्निक बताया करता था, और जो कि बहुत खुशी के साथ, इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन दैट दिस टेक्निक इज ऑल्सो एंडोर्स्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब इन अ वेरी रीसेंट जजमेंट. And that technique is piggybacking questions. Majority of you might think एक केड़ा word आ गया जी, piggybacking questions. It is such an important technique, but you must master it, how to use it. What? जी विशाल साहब बताएं क्या हुआ था. मैं उस दिन जा रहा था, 7:30 बजे का वक्त था, तो मैंने देखा कि मिस्टर ए मिस्टर बी का गला दबा रहा था. बस जज साहब ने ये जो इन्होंने बताया ये लिखवा दिया. अब मैं आपके सामने पिगी बैकिंग की टेक्निक यूज करने लगा. विशाल साहब
जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी का गला दबाया फिर क्या हुआ? नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फ्रेमिंग माय क्वेश्चन on the basis of the answer already given by the witness in a court of law. अब इससे हुआ क्या कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जिसके अंदर आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज थी, जिसके पास वेपन एट्रीब्यूशन थी, इसको मैं और रिफाइन करता हूं कि विशाल साहब, आपने अभी बताया कि सामिर ने 30 बोर जब अपनी पकड़ी और उसका फायर किया तो फिर क्या हुआ? ना क्या हुआ इस सवाल के अंदर? विटनेस भी तगड़ा रहा, उसकी मेमोरी भी रिफ्रेश रही और आपकी एविडेंस के अंदर वो एंडोर्समेंट भी आ गई। क्या एंडोर्समेंट आ गई? जो हमारी फौजदारी वकालत में घूमती है, एट्रीब्यूशंस, टाइमिंग्स, उसके बाद नॉमिनेशंस, रोल्स के सारे आप इस टेक्निक को अब याद रखिएगा। इसमें ये भी नहीं आपने करना तो हर दूसरा सवाल ही पिगी बैकिंग क्वेश्चन, नो नॉट एट ऑल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू यूज दिस टेक्निक फॉर सर्टन थिंग्स, जिसमें एट्रीब्यूशंस आ सकती हैं, जिसमें बकायदा नॉमिनेशन आप करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बरियत बहुत सारी चीजों पे होती है कि जी उसने 30 बोर एलेज किया था लेकिन वहां पंप एक्शन का फायर निकला, इसमें भी बरियत हो जाती है। सो फॉर दैट रीजन आपने पिगी बैकिंग क्वेश्चंस की टेक्निक को लाजमी यूज करना है, और उससे क्या होगा कि आपके प्रोसिक्यूशन का केस इंडोर्स्ड होता हुआ चला जाएगा। आपका विटनेस उन चीजों को रिपीट करता हुआ चला जाएगा, और ये रेपिटेशन नहीं है, याद रखिएगा, इट्स द क्वेश्चन। जिसलिए मैंने कहा ना कि चाहे प्रोसिक्यूटर हो चाहे डिफेंस काउंसिल हो, व्हाई दे आर हायरिंग यू? They can do it by themselves because you're being hired because you are expert in this. And when you're expert in this, you want your witness to be controlled. So for that reason, control the witness either through leading questions or either through using these different techniques. So ये आपने यूज करते हुए जाना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बहुत दफा ऐसे होता है कि आप अपने गवाहों को बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, लेकिन आप उनको अच्छी तैयारी सिर्फ इस वजह से करवाते हैं कि अपना 160 का बयान पढ़ो, बाहर जाओ, याद करके आओ तो मैंने सुनाओ। दैट इज द रॉन्ग टेक्निक, नेवर डू दैट। याद तो होना चाहिए, लेकिन आप उस वक्त यू नीड टू पुट योरसेल्फ इनटू द डिफेंस काउंसिल शूज एंड क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस कि ये सवालात तुम्हें आ सकते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या जवाब होना चाहिए ताकि हमारा केस डैमेज ना हो जो हम अदालत के सामने रखने लगे हुए। सो फॉर दैट रीजन आपने प्रोबेबल क्रॉस एग्जामिनेशन के सवालात उस पर लाजमी करने हैं बिफोर पुटिंग दैट विटनेस इनटू अ स्टैंड टू ब्रिंग टू गिव द एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताऊं विशाल, देखो, समटाइम्स आप गवाहों के साथ बहुत मेहनत करते हो, उनको क्रॉस एग्जामिन भी करते हो, उनके गवाह भी मेमोराइज करते हो, और आपने यू डिड व्हाट बेस्ट पॉसिबली यू कुड हैव, लेकिन विटनेस स्टैंड के अंदर गवाह आया, और अब अगर मैं विशाल से यहाँ पे ये सवाल चाह रहा हूँ कि ये मुझे बताए कि उसने ब्राउन कलर की जीन्स पहनी हुई थी और नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और 2 लाइटें जल रही थी जिसकी रोशनी में उसकी मुझे शक्ल नजर आई, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे सवाल। लेकिन विशाल से जब मैं ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और सवाल जवाब, विशाल सवाल क्या दे रहा है कि नहीं उन्हें शलवार कमीज पाया सी तो उन्हें पंप एक्शन फड़ी सी। नाउ at this stage my client messed up with certain portion of जिसे कहते हैं evidence. Never it should come on the face of a prosecutor or a complainant counsel कि उसके गवाह ने कोई चीज mess up कर, कि the moment you show your disapproval तो उससे गवाह भी कंफ्यूज होता है, और डिफेंस काउंसिल अगर वो वहां पे खड़ा हुआ है तो वो भी नोट कर लेते हैं कि यहां पे जो है ये कोई लूज एंड छोड़ा गया, तो मैंने इस एरिया के ऊपर टारगेट करना है जब मैं अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करना। तो इस वजह से आपने अपना डिसअप्रूवल कभी भी एग्जामिनेशन चीफ कराते हुए शो नहीं करना। फिर बहुत दफा इस तरह भी होता है कि जिसका मैंने भी आपको कहा कि कंप्लेनेंट काउंसिल हो, प्रोसिक्यूटर हो, आपने अपने गवाह की पेस को रिकॉर्ड करना। मैं विशाल को कहता हूं कि विशाल साहब आपने जो एविडेंस देनी है, कोई भी सवाल करता हूं, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर के बेसिस के ऊपर कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ,
विशाल साहब बताते हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताएंगे कि टेबल के ऊपर 2 किताबें पड़ी हुई हैं, ये लैम्प पड़ा हुआ है, ये फाइलें पड़ी हुई हैं। तो विशाल साहब से पूछता हूँ, तो जी विशाल साहब फिर क्या हुआ? तो विशाल साहब आगे से कहे, सर वहाँ पे 2 किताबें भी पड़ी हुई थी, वहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ था, वहाँ टीवी पड़ा हुआ था, वहाँ सोफे पड़े हुए थे। भाई नेवर अलाउ द विटनेस टू जस्ट नरेट व्हाट ही वांटेड टू नरेट। सो कंट्रोल द पेस ऑफ अ विटनेस। और जब आप विटनेस को कंट्रोल करते हैं, उसकी पेस को अदालत में शहादत देते हुए, तो बैक ऑफ हिज माइंड एंड हिज कॉन्शियस वो उस एविडेंस के बारे में मुकम्मल सोच रहा होता है, और जो तैयारी आपने उसको अपने दफ्तर के अंदर या अपने प्रोसिक्यूशन के दफ्तर के अंदर करवाई होती है, वो एविडेंस उसको रिकॉल कर रही होती है। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये हम लॉयर्स के लिए बहुत आसान, नॉट आसान, आई वुडंट से दैट आसान है, लेकिन विटनेस बॉक्स का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा। चाहे एक लॉयर को भी आप खड़ा करेंगे ना विटनेस बॉक्स में, प्रेशर होता है। सो यू जस्ट वांट टू गेट ओवर विद इट। बस ये जो गेट ओवर विद द एविडेंस है ना, इसको आपने नहीं होने देना। आराम से टेक द कंट्रोल द पेस, बिकॉज इन अ क्रिमिनल ट्रायल ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल होता है, ये आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस के मैटर्स होते हैं, तो उसके अंदर देयर इज नो हरी। और हमारे यहाँ जो नीचे ट्रायल के हालात हैं, उसके अंदर यू हैव एम्पल टाइम, एम्पल टाइम। सो आप बड़े आराम से, जिसे कहते हैं ना, उस गवाह को कंट्रोल करें, और जो वो कह रहा है वो जज साहब को भी समझ आ रही है, और वो स्टेनोग्राफर भी उसको लिखने लगा हुआ है। सो ये आपने इस चीज को इन्फोर्स करना। सो ये वो डिफरेंट टेक्निक्स है जिनकी बेसिस के ऊपर आई वोंट से, और ये टेक्निक्स याद रखिएगा, लॉयर टू लॉयर, jurisdiction to jurisdiction, they varies. Every lawyer or the complainant counsel, I'm not talking about the defense counsel, the complainant counsel or the prosecutor have its own techniques of doing things. So it varies. But whatever I have just narrated the techniques in front of you, these are the best practices, not only postulated in the judgments of the Pakistan, but they are the best practices across the world, and they are widely exercised while conducting the examination. These are the best practices which are not recognized in Pakistan, but across jurisdictions. सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन चीफ है, शुड इट बी द सेम वर्जन ऑफ योर 161 स्टेटमेंट, और क्या 161 की स्टेटमेंट वहीं पे प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट काउंसिल ने एग्जिबिट करवानी है, और इट इज़ द जॉब ऑफ द डिफेंस काउंसिल व्हाइल कंडक्टिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन? अच्छा, एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो बात है ना, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक, ताकि आपकी ऑडियंस को पता चले कि एग्जिबिट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, मार्क क्या होता है, मार्क क्या होता है, कन्फ्रंटेशन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। एग्जामिनेशन चीफ की हद तक मैं आपको बात बताऊं, देखें, अगर आपने ऐसा एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करवाया है जो कि इंप्रूवमेंट है उस स्टेटमेंट से जो 161 का पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाया था, तो याद रखिएगा आपका गवाह वल्नरेबल हो गया कन्फ्रंटेशन कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। वो कैसे होगी, वो एक अलग टेक्निक, उस पर नहीं आता, यानी आपने इंप्रूव किया। अच्छा, और याद रखिएगा प्रीवियस स्टेटमेंट से कन्फ्रंट और कॉन्ट्रडिक्ट करवाने के लिए जरूरी है कि उसको पहले एडमिट करवाया जाए। यहां पे और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो गवाहों को आप तैयार करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी एविडेंस इंपॉर्टेंट थी जो आपके 161 के स्टेटमेंट में नहीं लिखी गई और अब आपने एग्जामिनेशन चीफ में दी है, तो वहां पे अगर आपने कोई ऐसी बात की और क्रॉस एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी वहां पे आपने कहा, तो आप वहां पे एक शील्ड ले सकते हैं कि जी मैंने तो लिखवाया था, वो उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, क्या साइन नहीं होता था, they are not signed. So what really what matters the most is the statement on oath in a court of law. That matters the most. So इस वजह से that is more valuable. सर थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि इस डिटेल वीडियो तो इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं बन सकती। क्रॉस एग्जामिन की हम बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो करेंगे ताकि लोग उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।